आज हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। और अगर बात की जाए कैपिलरीज क्या है, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा वो सिस्टम जिसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उसमें से कुछ हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स जो कि बहुत स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है, ये क्या है? ये कैपिलरीज हैं। अब कैपिलरीज को हम देखते हैं कि जब आर्टरीज हैं उनसे ब्रांचेस अराइज होती हैं, उन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल से फर्दर हम देखते हैं कि और ब्लड वेसल्स जो हैं वो छोटी हो जाती हैं, मतलब ये कि उनका डायमीटर कम हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। इन स्मॉल ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहते हैं। अब अगर हम कैपिलरीज के डायमीटर की बात करें कि इनका डायमीटर कितना है, तो हम देखते हैं कि 8 to 10 माइक्रोन डायमीटर है। और ये डायमीटर जो है वो इतना छोटा होता है कि अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इतना छोटा है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक लाइन की फॉर्म में पास करते हैं। मतलब ये कि एक ब्लड सेल जो है उसमें से पास कर रहे हैं और रेड ब्लड सेल्स लाइन में पास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो कैपिलरी है इसका डायमीटर, जैसे कि हमने बात की थी, 8 to 10 माइक्रोन, और वो इतना होता है कि रेड ब्लड सेल जो हैं वो सिंगल एक लाइन में इसमें से पास कर पाते हैं। इसके साथ अगर हम देखें कि जो कैपिलरीज हैं फर्दर अगर उनके स्ट्रक्चर की बात की जाए कि वो किन सेल से मिलके बने हुए हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सिंगल शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है? एपिथेलियल सेल। और ये सिंगल एपिथेलियल सेल एक दूसरे के साथ मिलके एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि कैपिलरी कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो एंडोथेलियल सेल हैं उनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं, और इन स्पेसेस से जो एरो निकलते हुए शो हो रहे हैं, ये शो करें कि यहाँ से टिश्यू फ्लूइड जो है निकल सकता है। और जो कैपिलरीज है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब ये कि जो कैपिलरीज हैं वो अलाउ करती हैं सब्सटेंसेस को कि वो ब्लड और फिर इस तरह से ब्लड के अंदर टिश्यूज, मतलब इनके बीच में एक्सचेंज हो सके। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रीजन है जहाँ से हम कह रहे थे कि टिश्यू फ्लूइड पास कर सकता है, इसे स्लिट कहा जाता है। और अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें और उस डायग्राम की मदद से हम देखें कि जो इसमें मटेरियल का एक्सचेंज है उसकी बात की जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड से कहाँ पर जाते हैं? वो बॉडी सेल्स के पास आते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बॉडी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है वो इन्हीं पोर्स के ज़रिए से, ये हमने बात की थी कि स्लेट्स हैं, इनके ज़रिए से कहाँ पर मूव करता है? ब्लड में मूव करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उन वो सब के सब बॉडी के सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। इस तरह से बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिलरी नेटवर्क है, मतलब ये नेटवर्क कहते हैं कि जाला सा जो बना हुआ है, मतलब ये कि कैपिलरी का जो नेटवर्क है वो इतना डेंस, इतना घना है कि हमारी बॉडी के हर सेल तक सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन को, फूड को। इसके अलावा वेस्ट जो है उनको कलेक्ट करके लाया जाता है किडनी तक, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाया जाता है लंग्स तक। और साथ में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है? नेटवर्क। तो हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क इतना डेंस है कि ये बॉडी के हर सेल तक मटेरियल्स को पहुंचाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। अब अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं एक स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे बात की थी कि आर्टीरियोल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके वो बनाते हैं कैपिलरीज। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इसे मेट आर्टीरियोल कहा जाता है। मेट आर्टीरियोल से फर्दर यहाँ पर ये जो रीजन आगे प्रेजेंट है इसे थोरैक्स चैनल कहा जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कैपिलरीज जो हैं वो अराइज हो रही हैं। अब इन कैपिलरीज के हम देख रहे हैं स्टार्टिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो इनका डायमीटर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है नर्वस स्टिमुलेशन से, या उसको चेंज किया जा सकता है नर्वस स्टिमुलेशन से। अब अगर हम बात करें नर्वस स्टिमुलेशन की, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसके साथ हम देखते हैं कि जितनी भी नर्व्स हैं वो सब मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो जो हमारे उस सिस्टम से फर्दर क्या आते हैं? मैसेज आते हैं, वो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से डायमीटर, मतलब ये कि इसका जो अंदर वाला रीजन है, मतलब हम अगर यहाँ पर देखें तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पर कि ये वाला जो रीजन है ये इसका क्या होगा? डायमीटर। जैसे कि अगर हम आर्टीरियोल की बात करें तो हम देखते हैं कि ये इसका
डायमीटर है। इसी तरह से वेन्यूल्स को देखें तो ये इसका डायमीटर है। तो हम देखते हैं कि इसी तरह से जो कैपिलरी का डायमीटर है उसे भी चेंज किया जा सकता है, उसे वेरी किया जा सकता है। और किस तरह से किया जाता है? बाय नर्वस स्टिमुलेशन, और उसके ज़रिए से इन्हें बंद भी किया जा सकता है। बंद करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो हमने बात की थी कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, इनके ज़रिए से इसको बंद किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके डायमीटर को जो है वो डायलेट भी किया जा सकता है, मतलब ये कि बढ़ाया जा सकता है। और डायलेट किस तरह से किया जा सकता है? उसमें एक केमिकल है जिस केमिकल को कहा जाता है हिस्टामिन, वो यूज़ किया होता है। मतलब ये कि हमारा नर्वस सिस्टम एक केमिकल को रिलीज़ करवाता है जिसे कि हिस्टामिन कहा जाता है। हिस्टामिन जो है फर्दर इनको डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। और जब डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चेंज इन डायमीटर है, हम बात करें कि डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है? वो जब इनके सेल्स की शेप को चेंज किया जाए, मतलब इनके सेल्स की शेप चेंज करेंगे, जो इनसे मिलके ये वॉल्स बनी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी इनका जो डायमीटर है वो चेंज होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इनका जो डायमीटर है वो कंट्रोल ना किया जा सके तो फिर क्या होगा कि कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। अब अगर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके लिए हम साथ में अपने सामने जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे हैं कि अगर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि कैपिलरी से फ्लूइड निकल के बाहर टिश्यूज़ में आ जाएगा। बाहर जिस एरिया में आएगा टिश्यूज़ के दरमियान में, या जो सेल्स हैं, जो खाली स्पेसेस हैं, उन्हें कहा जाता है इंट्रास्टिशियल स्पेस। अब जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो उसकी वजह से जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाएंगे, वो फूल जाएंगे। जैसे यहाँ हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल फुट दिखाया हुआ है, एक नॉर्मल पाँव। लेकिन अगर क्या हो कि जो हम बात कर रहे हैं कि कैपिलरी में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या कैपिलरी में ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करे, तो जो फ्लूइड है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ जाएगा। जब वो नॉर्मल से ज़्यादा आ जाएगा तो फिर इस तरह से जो हम देख रहे हैं पाँव फूला हुआ हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है एडिमा। और यहाँ पर हम सर्कल करके इनलार्ज करके देख रहे हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसके ऊपर अगर आप उसको हल्का सा भी प्रेस करें तो उसमें इस तरह से निशान पड़ जाते हैं जिसे कि पिटिंग कहा जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर एक्सचेंज होता है, कैपिलरी से जो टिश्यू फ्लूइड है वो मूव करके बाहर आता है। तो इसका मतलब है कि कैपिलरीज वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं आर्टीरियल एंड और साथ में हम देख रहे हैं वेनस एंड। आर्टीरियल एंड के ऊपर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, मतलब ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम देख रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? इस स्पेस में आ जाएंगे जिसे कि इंट्रास्टिशियल, अब हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है इंट्रास्टिशियल स्पेस। अब इंट्रास्टिशियल स्पेस से ये फर्दर आ जाएंगे टिश्यू सेल्स के पास। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड देन वाटर। साथ में हम देखते हैं कि वेनस एंड के ऊपर हमने बात की कि बिटवीन बॉडी एंड बॉडी सेल्स, और दोबारा बॉडी सेल से मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में ताकि उन्हें जो ऑर्गन है वहाँ तक लेके जाया जा सके। जैसे कि वेस्ट की बात की करें कि वेस्ट को किस ऑर्गन के पास लेके आया जाएगा? किडनी के पास। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेके आया जाता है ताकि बॉडी से उन्हें एक्सेल किया जाए। अब अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो कैपिलरीज हैं, हम बात करते हैं कि कैपिलरी एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है। और जो कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, मतलब ये कि वो फ़र्क हो सकता है एक दूसरे से। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? वो डिपेंड करता है कि वो कैपिलरी कौन से टिश्यूज़ में, कौन से टिश्यू टाइप में प्रेजेंट है। उस बेसिस के ऊपर हम कैपिलरीज को डिवाइड कर सकते हैं। 3 में हम सबसे पहले टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस कैपिलरी। अब कॉन्टिन्यूस कैपिलरी जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, और अगर हम साथ में देखें तो हम कह रहे हैं कि वो वाली कैपिलरी जिस सेल्स के दरमियान के जंक्शंस को देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि बहुत टाइट जंक्शंस हैं। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कैपिलरीज हैं वो एंडोथेलियल सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि इन्हें सील किया हुआ हो, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब इस तरह से जब स्ट्रक्चर मौजूद होगा, या फिर हम देख रहे हैं इस तरह की जो वॉल होगी जिस कैपिलरी की, वो अलाउ नहीं करती, मतलब कम्प्लीटली अलाउ नहीं करती कि उसके अंदर जो फ्लूइड और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास कर सकें।
अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वो होती है फिनेस्टिक कैपिलरीज, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर हम इसको बात करें कि कौन से वाली कैपिलरीज हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एंडोथेलियम सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं। मतलब ये कि उनके अंदर बहुत सारे सुराख मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं, ये शो करें कि यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे सुराख हैं। अब इन होल्स की मदद से, सुराख की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये कि जो इसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अलावा जो ब्लड के अंदर हम कह रहे हैं कि बाकी जो फ्लूइड मौजूद है वो इजीली पास कर सकता है इन पोर्स से। जैसे कि टाइट जंक्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन सेल्स के अंदर क्या मौजूद है, पोर्स। इन पोर्स की मौजूदगी की वजह से इस तरह की जो कैपिलरीज हैं इन्हें फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहा जाता है। अब अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें तो इसकी थर्ड टाइप है साइनोसाइडल कैपिलरीज, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। इन कैपिलरीज के अंदर हम देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर क्लेफ्ट, या फिर हम देख रहे हैं ये जो पोर्स हैं, ये जो सुराख है, ये बहुत बड़े हैं। और इनकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, जो कि हम देखते हैं कि इतनी बड़ी होती हैं कि ये छोटे सुराखों में से नहीं गुजर पाती, वो इजीली यहाँ से मूव कर जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइनोसाइडल कैपिलरीज हैं वो अलाउ करती हैं प्रोटीन की मूवमेंट को, कि प्रोटीन्स जो है वो यहाँ से मूव कर सकें। तो ये तो थी थर्ड टाइप कैपिलरी की जो हमने अभी स्टडी की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कैपिलरीज के बारे में।